Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। एक टापू है समंदर की छाती पर, जैसे पानी पर छाता उगाया हो। एक आंदोलन है जिसकी पहचान छाते से जुड़ी है, क्योंकि यही छाता दमनकारियों के फेंके हुए स्प्रे से उनकी आंखों को बचाता है। उन आंखों में एक सपना है लोकतंत्र को बचाने का। और इस सब सिलसिले की शुरुआत कहां से होती है? लालच से, अफीम से और कब्जे से। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज आपको हांगकांग का इतिहास बताएंगे, हांगकांग पर चीन का कसता हुआ शिकंजा बताएंगे, हांगकांग के नागरिकों की तकलीफ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी वैश्विक है। एक तरफ जहां ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन या तो खोल दिया है या खोलने जा रहे हैं, वहीं दुनिया भर में कोरोना के मामले 55 लाख के पार चले गए हैं। अब तक 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ अमेरिका, जहां मौत का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। दूसरी सुर्खी जापान से है। यहां करीब 1 साल पुराने एक अपराध से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। पूरे देश में हल्ला है। इस आरोपी का नाम शिंजी आओबा। इल्जाम है कि इस शख्स ने 18 जुलाई 2019 को मशहूर क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में आग लगाई थी, जिसमें 36 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए थे। यह घटना दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के सबसे बड़े कत्लेआम में से एक थी। आरोपी शिंजी खुद भी बुरी तरह जल गया था। पिछले 10 महीने से उसका इलाज हो रहा था। तीसरी सुर्खी यमन से है। हमने आपको यमन में चल रहे गृह युद्ध के बारे में विस्तार से बताया था। यहां हूती लड़ाकों ने मारिब नाम के एक शहर में एक सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। 24 अप्रैल को सऊदी अरब द्वारा ऐलान किए गए संघर्ष विराम को 1 महीना पूरा हो चुका है। हूती विद्रोही संघर्ष विराम के बीच भी समय समय पर हमले करते रहे थे। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज शुरुआत करेंगे एक फिल्म से। एक फिल्म जो थी तो काल्पनिक, लेकिन उसमें दिखाई गई घटनाएं अब सच हो रही हैं। इस भविष्य दृष्टा फिल्म का नाम है 10 ईयर्स। 17 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई ये फिल्म बनी थी हांगकांग में। 5 अलग अलग डायरेक्टर्स ने छोटी छोटी कहानियां बुनकर बताया कि 10 बरस बाद हमारा मुल्क हांगकांग कैसा होगा, 2025 में क्या मंजर होगा। इन 5 कहानियों का हांगकांग कैसा था, हम आपको कुछ दृश्यों की मिसाल देते हैं। पहला दृश्य, इसमें दिखाते हैं कि चीन की सरकार ने हांगकांग के स्कूलों में यूथ गार्ड्स नाम के ग्रुप बनाए हैं। इनका मकसद बच्चों को ब्रेन वॉश करना। इस ग्रुप का कमांडर क्लास के बच्चों को अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार वालों की जासूसी करना सिखाता है। इन यूथ गार्ड्स में एक बच्चा है जिसके पिता राशन की दुकान चलाते हैं। लड़के से कहा गया है कि वो लोकल कहकर बेचे जाने वाले सामानों को रिपोर्ट करे कमांडर के पास। अब उस बच्चे को अपने पिता की शिकायत करनी होगी, क्योंकि उसके पापा भी अपनी दुकान पर लोकल अंडे बेचते हैं, चीन का माल नहीं बेचते। लिस्ट की दूसरी कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की। वो टैक्सी चालक शहर के कई व्यस्त इलाकों से सवारी नहीं उठा सकता। वजह, क्योंकि वो हांगकांग की जो मादरी जबान है, कैंटनीज भाषा, वो बोलता है, जबकि सरकार का लाया कानून कहता है कि चीन की मंडारिन भाषा न बोलने वाले टैक्सी ड्राइवर अब बहुत कम इलाकों में ही काम कर सकेंगे। टैक्सी ड्राइवर की पत्नी, उसे सिर्फ वर्तमान की चिंता नहीं, भविष्य की भी है। वो पति से कहती है कि मेरे बेटे के साथ कैंटनीज में बात ना किया करो, उसकी मंडारिन अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि तुम भी वही भाषा बोलो। तीसरी कहानी का प्लॉट एक हत्या की साजिश, जिसे रचा सरकारी अधिकारियों ने, ताकि इस हत्या के बहाने लोगों के बीच डर बनाया जाए, ताकि डरे हुए लोग एक खास कानून का सपोर्ट करना शुरू कर दें। इस हत्या को अंजाम देने के लिए अधिकारी चुनते हैं 2 छोटे बदमाशों को। उन्हें स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के 2 नेताओं की हत्या का टारगेट दिया गया है। दोनों बदमाश हत्या की कोशिश करते हैं, लेकिन साजिश में शामिल पुलिस उन्हें मार डालती है। फिर पुलिस कहती है ये दोनों आतंकवादी थे, और इस घटना को ढाल बनाकर जनता से कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून लाना बहुत ज़रूरी है। फिल्म के प्लॉट में सरकार ने जिस कानून को लाने के लिए ये साजिश बनाई, जानते हैं उसका नाम क्या था?
इस कानून का नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और इत्तेफाक देखिए, इस फिल्म की रिलीज के 53 महीने बाद जब हम आपको हांगकांग की कहानी सुनाने जा रहे हैं तो रियल में तब्दील हो गया है। संदर्भ फिर वही है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। चीन की सरकार सचमुच में ऐसा एक कानून ला रही है हांगकांग के लिए। कौन है इस कानून के निशाने पर, क्या है इस कानून का मकसद, ये समझने के लिए हम आपको वापस 10 इयर्स की कहानी पर ले चलते हैं। जानते हैं फिल्म की कहानी में इस कानून का पहला शिकार कौन बना? आज़ाद हांगकांग मूवमेंट की एक सदस्य इसकी पहली शिकार बनी, जिन्हें पहले तो पुलिस खूब पीटती है, फिर जेल में बंद कर देती है। वहीं पर उस एक्टिविस्ट की मौत हो जाती है। हांगकांग के हालात इस समय बिल्कुल वैसे हैं। राजद्रोह, देशद्रोह और बगावत जैसे शब्दों के बहाने चीन की कम्युनिस्ट सरकार हांगकांग की आज़ादी को पूरी तरह कुचलने की तैयारी कर चुकी है। ये पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इस मामले को समझने के लिए हमें अतीत के संदर्भ को समझना होगा, हांगकांग का अतीत समझना होगा। ये बात है 19वीं सदी के चीन की। पश्चिमी देशों खासकर ब्रिटेन के लिए यहाँ मुनाफे की कई चीज़ें थीं। इसमें सबसे बढ़कर था रेशम, चाय और सेरेमिक प्रोडक्ट्स। ब्रिटेन बड़ी मात्रा में ये चीज़ें चीन से खरीदता। द्विपक्षीय कारोबार में शामिल देशों की अमूमन कोशिश होती है कि फला देश से सामान खरीदो और उसके बदले अपने उत्पाद उनको बेचो, ताकि आयात और निर्यात के बीच बहुत अंतर न रहे। लेकिन इस मामले में एक दिक्कत थी। चीन के पास बेचने को एक से एक चीज़ें थीं, लेकिन पश्चिमी उत्पादों को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने उत्पादों का भुगतान बस चांदी में लेता। नतीजा, ब्रिटेन को व्यापार घाटा होने लगा। इसको पाटने के लिए ब्रिटेन ने ड्रग्स का सहारा लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों पर जुल्म करके खूब सारा अफीम उगाती और फिर वो अफीम चीन में सप्लाई कर देती। चीन में एक बड़ी आबादी को अफीम की लत पड़ गई। जवाब में चीन ने अफीम पर बैन लगा दिया। दोनों पक्षों के बीच पहले छिटपुट झड़पें हुई, फिर ब्रिटिश सरकार ने जंग का ऐलान कर दिया। 1839 से 1842 तक चला ये युद्ध फर्स्ट ओपियम वॉर कहलाता है। ये नाम और युद्ध का ये इतिहास बरतानिया हुकूमत के असली चरित्र की एक बड़ी शर्मनाक कहानी कहता है। ये बताता है कि अपनी सभ्यता को सबसे श्रेष्ठ कहने वाले अंग्रेज किस हद तक नीचे गिर सकते थे, कि कैसे वो ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज की लत लगाकर इससे मुनाफा कमाने के लिए युद्ध की हद तक जाते थे। क्या हुआ इस युद्ध का नतीजा? नो सरप्राइज, चीन हार गया। उसे मजबूरन एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत करना पड़ा। कौन सी संधि थी ये थी 1842 की नानजिंग ट्रीटी। इसी संधि के तहत चीन को अपना एक द्वीप अंग्रेजों के सुपुर्द करना पड़ा। और कौन सा द्वीप था ये था हांगकांग आइलैंड। ये पड़ता है मौजूदा हांगकांग के दक्षिणी हिस्से में। तो क्या हांगकांग हड़पने के बाद अंग्रेज शांत हो गए? नहीं। 14 साल बाद सन 1856 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक और युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कहलाता है सेकेंड ओपियम वॉर। फ्रांस और अमेरिका ने भी इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। चीन के साथ अफीम के इस कारोबार से अमेरिका के भी हित जुड़े थे। कैसे जुड़े थे? आपको एक छोटा सा विषयांतर किस्सा बताते हैं, क्षेपक प्रसंग बताते हैं। अमेरिका में एक रशिया लैंड कंपनी हुआ करती थी। इसमें एक अधिकारी थे वॉरेन डेलानो। वॉरेन ने अफीम के कारोबार से चीन से खूब पैसा बनाया और फिर रसूख बनाया। इसके बाद वो न्यूयॉर्क में बस गए। उनकी बेटी थी सारा। सारा की शादी हुई जेम्स रूजवेल्ट से और जेम्स और सारा की संतान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। चलिए मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं, दूसरे अफीम युद्ध पर। 4 साल बाद 1860 में यह युद्ध खत्म हुआ। एक बार फिर चीन को अपना एक हिस्सा गंवाना पड़ा। इस हिस्से का नाम था काओलून प्रायद्वीप। अंग्रेजों ने काओलून प्रायद्वीप को भी हांगकांग की अपनी कॉलोनी में मिला लिया। पर चीन का अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। सदी के आखिरी दशक में जापान और उसके बीच एक और युद्ध हुआ और इसमें भी चीन हार गया। उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसी साम्राज्यवादी ताकतों ने। उन्होंने लीज पर चीन के इलाके ले लिए। ब्रिटेन ने भी फायदा उठाया। उसने अपने पास मौजूद हांगकांग और काओलून प्रायद्वीप में और इलाके जुड़वा लिए और इन्हें कुल मिलाकर 99 साल की लीज पर पट्टे पर चीन से ले लिया। लीज एक किस्म का कानूनी करार, जिसके तहत एक पार्टी दूसरी पार्टी की जमीन या उसकी कोई इमारत या इस तरह की कोई और संपत्ति अपने इस्तेमाल के लिए किराए पर लेती है। जून 1898 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुए इस लीज वाले समझौते को कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी कहते हैं। 99 साल में हांगकांग ने काफी तरक्की की। 1898 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब खत्म हुआ?
1997 में, 99 साल बाद। लेकिन तब तक क्या हुआ? इस दरमियान 99 साल के साउथ चाइना सी में बसाहट का बहुत फायदा मिला हांगकांग को। यह रूट समंदर के रास्ते होने वाले वैश्विक कारोबार के सबसे व्यस्त रास्तों में पड़ता है। अपने बंदरगाह पर सामानों की आवाजाही और कारोबार ने इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया। लीज की मियाद 1997 में पूरी होनी थी, लेकिन हांगकांग का ट्रांसफर क्या हो, इसे लेकर 1970 के दशक में ही चीन ने ब्रिटेन से बातचीत शुरू कर दी। उसकी नजर थी लगातार कि ब्रिटेन कैसे हांगकांग से मुनाफा कमा रहा है। फिर 1984 का साल आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीन के प्रीमियर झाओ जियांग ने एक संयुक्त समझौते पर दस्तखत किए। क्या था इस समझौते में? इसमें था हांगकांग का भविष्य। इस साइनो चाइना जॉइंट डिक्लेरेशन में चीन एक अलग व्यवस्था बनाने के लिए राजी हो गया। क्या थी ये व्यवस्था? ये थी वन कंट्री टू सिस्टम। इस पॉलिसी के तहत चीन अपने अगले 50 सालों तक हांगकांग को कुछ राजनीतिक और सामाजिक स्वायत्तता देने के लिए राजी हो गया। 1997 का साल आया। अंग्रेजों को मिली लीज की मियाद खत्म हुई। करार के मुताबिक अंग्रेजों ने हांगकांग वापस चीन को लौटा दिया। फिर चीन ने क्या किया? हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दिया। अब हांगकांग के पास अपना एक मिनी संविधान था, अपना एक कानूनी ढांचा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार भी थे। इस नए सिस्टम में हांगकांग के लोगों के सर पर 50 साल की एक तलवार भी लटक रही थी, जिसके बाद उन्हें दी गई स्वायत्तता के अधिकार छीन लिए जाने थे। इस 50 साल की मियाद 2047 में पूरी होनी थी। लोग सोच रहे थे कि तब क्या होगा? तब क्या हम भी चीन के बाकी लोगों की तरह तानाशाही झेलेंगे? क्या तब हमको भी अपने नागरिक अधिकार भूल जाने होंगे? मगर फिर एक के बाद एक हुई कई घटनाओं से साफ हो गया कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार 50 साल का भी इंतजार करने के लिए राजी नहीं है। वो अभी से ही हांगकांग को अपनी फौलादी ग्रिप में लेना चाहती है। किसी भी कीमत पर वहां के लोगों की आज़ादी, फ्री स्पीच, उनके हक छीनना चाहती है। और चीन की इन कोशिशों का पर्दाफाश कैसे हुआ? इसका जवाब हमें हांगकांग के बेसिक लॉ पर ले जाएगा। इसके मुताबिक सिस्टम का मकसद ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां हर वयस्क चुनाव में वोट डाल सके, माने एक नागरिक एक वोट। 2007 में चीन ने कहा कि वो 10 साल बाद यानी कि 2017 में हांगकांग के लोगों को यह अधिकार देगा। लेकिन इससे पहले आया 2014-15 का साल। इस साल चुनाव सुधार के नाम पर चीन ने बड़ी घपलेबाजी की। कहा कि 1200 सदस्यों की एक नॉमिनेटिंग कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। यही उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो सकेंगे। अब अगर सारे नामांकित उम्मीदवार चीन के ही चुने हुए होंगे, उन्हीं के पिट्ठू होंगे, तो जीता हुआ उम्मीदवार भी उनको ही सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, इस प्रस्ताव के विरोध में हांगकांग में जमकर प्रदर्शन हुए। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का यह प्रोटेस्ट अम्ब्रेला मूवमेंट कहलाता है, छाता आंदोलन। क्या है इस नाम की कहानी? कहानी यह है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उन पर पेपर स्प्रे का छिड़काव करती। उससे बचने के लिए लोग छाता लेकर आने लगे। वो छाते को अपनी ढाल बनाने लगे और धीमे धीमे ये छाता आंदोलन का प्रतीक बन गया। लेकिन इतने विरोध के बावजूद 2017 के चुनाव में चीन के तय किए तरीके से ही चीन की परस्त कैरी लैम हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव चुन ली गई। क्या हांगकांग की मुसीबत इतने पर खत्म हो गई? जवाब है नहीं। चीन की तरह यहां भी सरकार की आलोचना करने वाले गायब कर दिए जा रहे हैं। 2015 में यहाँ 5 बुक सेलर्स गायब कर दिए गए। उनका कसूर? उनके यहाँ कई ऐसी किताबें मिलती थीं जो चीन की सरकार को सरकार विरोधी लगती थी। ये घटनाएं बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। इसमें से एक है 2019 का प्रत्यर्पण कानून। इस कानून के तहत हांगकांग के लोगों को मेनलैंड चीन ले जाकर वहां की दिखावटी अदालतों में उन पर मुकदमा चलाना आसान हो जाता। इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ कई महीनों तक हांगकांग में प्रोटेस्ट चला। सरकार ने विरोध को चलने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन लोग अड़े रहे। अब एक बार फिर लौटते हैं उस शुरुआती जिक्र पर, उस नेशनल लॉ पर, जिसके कारण फिर से हांगकांग के लोग विरोध में उतर आए हैं। क्या है इस मौजूदा विरोध का संदर्भ? ये संदर्भ है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। चीन की सरकार ये कानून हांगकांग में लागू करना चाहती है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग की आज़ादी खत्म कर दी जाएगी। कौन सी हरकत राजद्रोह है, कौन सी गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इन सब की परिभाषाएं तय करने का अधिकार चीन और उसकी कठपुतली चीफ एग्जीक्यूटिव की सरकार को मिल जाएगा। फिर इसके बहाने लोकतंत्र समर्थकों और आज़ाद हांगकांग की मांग करने वालों को निशाना बनाया जाएगा। जानकारी से
हांगकांग की स्वायत्तता और लोकतंत्र की उसकी उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील बता रहे हैं। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। हमेशा की तरह आखिरी में हमारा लास्ट सेगमेंट तारीख। आज की तारीख का इतिहास जुड़ा है एक विभीषिका से। एक विभीषिका जिसमें करीब 6,500 जाने गई, लेकिन नुकसान बस इतना नहीं था। इस आपदा में लगभग 15 लाख लोग बेघर हो गए। घर, होटल, पुल, आपदा ने सबको सपाट कर दिया। एक साथ इतनी लाशें कि एक एक का अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं था, तो लोगों ने सामूहिक कब्र खोदकर मृतकों को दफनाना शुरू किया। ये जिक्र है 27 मई 2006 का, जब इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 6.4 तीव्रता के एक भूकंप से लोगों का दिन शुरू हुआ। इस भूकंप का केंद्र था यहां स्थित एक प्राचीन शहर योग्यकार्ता। इस शहर को इंडोनेशिया की कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। इसी के नजदीक बसा है बोरोबुदुर, जहां 8वीं और 9वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर है। यह भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके 400 किलोमीटर दूर जकार्ता में भी महसूस किए गए। आपने जमीन में दरार पड़ने की बातें सुनी होंगी। इस भूकंप में ऐसा ही हुआ। सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। इंडोनेशिया के लिए भूकंप कोई नई चीज नहीं है। यह भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है। भूकंप आते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर इन भूकंपों की उत्पत्ति जमीन की सतह के बेहद नीचे उस जगह पर होती है जहां ऑस्ट्रेलिया का भार उठाने वाली धरती की प्लेट इंडोनेशिया का भार उठाने वाली सुंडा प्लेट के नीचे ढलती है। लेकिन 27 मई 2006 को आए इस भूकंप का केंद्र धरती की सतह के नजदीक था, धरती से सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में, और इसी वजह से इस भूकंप ने इतना नुकसान किया। इस नुकसान से उबरने में इंडोनेशिया को कई बरस लगे। आपको इंडोनेशिया का किस्सा सुना रहा हूं और मुझे अपने देश की प्राकृतिक आपदाएं याद आ रही हैं। राजस्थान टिड्डी दल के हमले से परेशान है, मालवा और बुंदेलखंड तक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा चक्रवात से, असम बाढ़ से। इंसान क्या कर सकता है? इंसान मौसम से खिलवाड़ करना बंद कर सकता है, प्रकृति के साथ समायोजन कर सकता है और अपनी कुशल प्रबंधन क्षमता के दम पर इनसे जूझ सकता है। आज की दुनियादारी में इतना ही। इस पूरे विषय पर, हांगकांग के विषय पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। अगर आपको लगता है कि किसी खास विषय पर दुनियादारी को अपना सम्यक एपिसोड प्रस्तुत करना चाहिए, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। शुक्रिया।